Hello student, very good morning. Today we are going to discuss chapter number 5th, that is the surface chemistry. We have a first topic, it is about adsorption. So let's get started for surface chemistry with a introduction portion. अब देखो, हमें सबसे पहले समझना होगा एडसॉर्प्शन क्या है. हमारे पास क्रोमेटोग्राफी हो या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हो या फिर आप बोल दो कि क्लीनिंग ऑफ सोप पर्पस हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो, ये सारी जितने भी प्रोसेस यहाँ पे आप देख रहे हो उन सब में सरफेस मेडिएटेड केमिकल प्रोसेस हो रही है. मतलब क्या, सरफेस के ऊपर कोई प्रोसेस होगी. समझो कैसे. एक आपके पास सरफेस अवेलेबल हो, उसकी अपर लेयर है या फिर आउटर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे अगर कोई प्रोसेस हो रही है, पार्टिकल मान लो कि आकर के वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे चिपकेंगे, अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद वो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सरफेस रिलेटेड प्रोसेस. अब यहाँ पे पार्टिकल ऊपर ही रहते हैं. एग्जांपल के फॉर्म में एक सॉलिड था, उसको गैस के साथ रिएक्शन करवाओगे, कितनी प्रोसेस हो सकती है. देखो, एक सॉलिड लिक्विड के बीच में हो सकता है, दूसरा लिक्विड लिक्विड के बीच में सरफेस बन सकता है, और लिक्विड गैस के बीच में सरफेस बन सकता है. यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे बल्क फेज, और जो कम अमाउंट में है उसको हमें बोलना चाहेगा एडसॉर्ब फेज या फिर सेकेंडरी फेज. अब ये जो सरफेस रिलेटेड फिनोमेना है उसको दिखाएंगे कैसे. हम दिखाएंगे इसको स्लाइस से या हाइफन से. बात समझ में आ गई. दोनों सरफेस को अलग करने के लिए हम डैश करेंगे या फिर स्लैश करके उन दोनों को सेपरेट करेंगे. तो सॉलिड स्लैश लिक्विड, लिक्विड स्लैश लिक्विड, ऐसे हम दिखा सकते हैं. सॉलिड स्लैश लिक्विड कर दिया, ये पहली कैटेगरी हो गई मेरे पास. अब देखो, दूसरी कुछ मैं यहाँ पे प्रोसेस आपको बताऊंगा. डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना. डिसोल्यूशन मतलब क्या, इसको डिसोल्व करना. क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन. इसके अलावा जो कोरोजन है हमारे पास, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, और जो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एडसॉर्प्शन के, या फिर आप बोल दो सरफेस रिलेटेड फिनोमिना के. अब जब लिक्विड हमारे पास कोई होता है, उस लिक्विड के पार्टिकल्स में ऊपर के पार्टिकल में अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. बात समझना, ऊपर का जो पार्टिकल होगा उसके हर एक साइड में दूसरे पार्टिकल नहीं है, जबकि सेंटर वाले पार्टिकल में देखोगे तो हर एक साइड में उसको सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा. यहाँ पे देख रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन सब सेम होगा. जबकि ऊपर वाले पार्टिकल को, ऊपर तो एयर है तो एयर की वजह से अट्रैक्शन मिलेगा नहीं. अट्रैक्शन कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे हुए हैं पार्टिकल, उसकी वजह से. तो अब हम ये सीख क्या रहे हैं, एडसॉर्प्शन होता क्यों है. देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो एरो हैं वो छोटे छोटे हैं. लेट मी मेक इट क्लियर. फाइन. देखो यहाँ पे छोटे छोटे एरो है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. जबकि नीचे आप देखोगे बड़े बड़े एरो है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब इसके चलते होगा क्या, ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स है वहाँ पे अनइक्वल फोर्स ऑफ होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ऊपर के पार्टिकल के पास अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दैट्स वाई वहाँ पे हमको कुछ रेसिड्यूअल फोर्सेस मिलेंगे, और ये जो रेसिड्यूअल फोर्सेस है वो गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं और सरफेस के ऊपर हमारे पास एडसॉर्प्शन होता है. देखो यहाँ पे भी मैंने सॉलिड में दिखाया, सॉलिड में भी जो ऊपर का पार्टिकल होगा वहाँ पे अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे कि आप चारकोल ले लो, चारकोल मतलब कोयला है, दूसरा कुछ नहीं. कार्बन कोयला हो गया, वो कुछ गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके पकड़ के रखेगा अपनी अपर लेयर के ऊपर. सो इट इज़ अबाउट ऑक्सीजन गैस एंड चारकोल. तो चारकोल के ऊपर अगर आप ऑक्सीजन रखोगे तो वो डिपॉजिट हो जाएगा. ऐसा ही अगर आप लिक्विड के साथ करो तो भी हो सकता है. लिक्विड की अपर लेयर में भी ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगा. यहाँ पे भी एडसॉर्प्शन हो रहा है. अब यहाँ पे सॉलिड में गैस अटैच होना हो, लिक्विड के ऊपर गैस अटैच होना हो, उन दोनों को हम कहते हैं क्या है, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस कहते हैं. बच्चों बात समझ में आ गया. एडसॉर्प्शन में क्या होगा, बल्क फेज की जगह सरफेस के ऊपर आपके ज़्यादा पार्टिकल आकर के चिपकेंगे. तो जब तक यहाँ पे पूरी लेयरिंग एक बच नहीं जाती तब तक हमारे पास एडसॉर्प्शन होगा. और देखो, जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जिसका एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको बोला जाएगा एडसॉर्बेट. ये दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए. अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो मेरे पास जो कार्बन का टुकड़ा है ब्लैक कलर का, उसको मैं क्या बोलूँगा, एडसॉर्बेंट.
और जो मेरे पास गैस के पार्टिकल है जो ग्रीन डॉट से यहाँ पे शो किया हुआ है, दैट विल बी एड्सॉर्बेट। अब देखो फ़र्क क्या आ रहा है, ENT और ATE इतना ही फ़र्क है स्पेलिंग की तरह देखो तो ध्यान क्या रखना है आपको, पीछे की टर्मिनोलॉजी से बताना। कोई भी एक याद रखो, बेंट याद रह रहा है तो अच्छी बात है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंट बोल देंगे, और जो कम अमाउंट में है उसको बेट बोला जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से या फिर कोई भी और तरीके से याद रख सकते हो। हमारा मेन टारगेट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्बेंट एंड व्हाट डज मीन बाय द एड्सॉर्बेट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम वही बात करेंगे पुरानी चारकोल के ऊपर, जब गैस पार्टिकल हमारे अटैच होंगे तब की बात। अब जब आपके प्रोसेस रिवर्स होती है, मतलब जो पार्टिकल थे वो हमारे पास रिवर्स निकल जाएंगे, उस पार्टिकल की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। बच्चों बात समझ में आ गई, हम इसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। ये हीटिंग से भी हो सकता है और रिड्यूसिंग प्रेशर से भी हो सकता है। बच्चों समझना, हमारे पास जो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस है पार्टिकल का रिमूव होना, वो कैसे हो पाएगा, हीट करने पे हो पाएगा, या फिर आप प्रेशर रिलीज़ कर दो, प्रेशर कम कर दो, तब भी डिसॉर्प्शन हो पाएगा। अब देखते हैं चलो एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, मतलब एड्सॉर्प्शन वाकई में हुआ कैसे। हमें पता था कि सॉलिड पार्टिकल के ऊपर रेसिडुअल फोर्सेस थे। मान लो कि ये सॉलिड हमने निकल का लिया हुआ और जो गैस था वो हाइड्रोजन था, तो होगा क्या, हमारे पास वो कैटालिस्ट में काम में आएगा। वैसे ही आप चारकोल और ऑक्सीजन का केस भी देख सकते हो, चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन गैस आ जाते हैं। अब होता है क्या, जितना आप सॉलिड पार्टिकल पाउडर के फॉर्म में लोगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा और एड्सॉर्प्शन ज़्यादा बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चारकोल पाउडर हो गया, हमारे पास सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है और क्ले है। ये सब जब पाउडर फॉर्म में होते हैं, चारकोल देखो पाउडर में दिया हुआ है, सिलिका जेल के पैलेट्स दिए हुए हैं, एल्यूमिना जेल और लास्ट में क्ले, ये सब अगर पाउडर के फॉर्म में होंगे तो अच्छे एड्सॉर्बेंट के फॉर्म में काम करेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं, मान लो कि आपके पास येलोइश कलर का रो शुगर मटेरियल था। देखो ये समझ में नहीं आ रहा तो देखना, इसको आप क्या समझो, कैन शुगर जूस समझ लो, मतलब गन्ने का जूस जो हम बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, अगर हम गुजराती में कहना चाहेंगे तो ये શેરડી का रस है। આપણે શેરડીનો જે રસ પીએ છીએ એ છે, हिंदी में बोल दो आप, आपका गन्ने का जूस होगा। इवन दो यू वांट टू से इन इंग्लिश, देन इट विल बी द sugar cane juice. Sugar cane juice are generally of a light yellowish color, and if you are going to pass through the charcoals, then color impurity will be removed by the adsorption process. Let's see how it works. तो हमने क्या किया, जूस को पास किया चारकोल के थ्रू। एनिमल चारकोल मतलब क्या, हड्डियों से पास करेंगे, है ना। एनिमल चारकोल का मतलब होता है बोन्स को बर्न कर देना है। तो अभी कलरलेस पाउडर हमें नीचे मिल जाएगा और जो कलर इंप्योरिटी है येलो कलर की वो ऊपर रह जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास सिलिका जेल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज़ होती हैं, कैमरा हो गया, हमारे पास रिमोट वगैरह हो गए, उसमें सिलिका जेल आती है, ये मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करेगी। वाइट कलर की छोटी छोटी बैग्स आएगी। अगर आप मिथिलीन ब्लू नाम के कलर वाले सॉल्यूशन में एनिमल चारकोल डाल दोगे तो वो पूरी कलर इंप्योरिटी को सोच लेगा। मिथिलीन ब्लू हमारे पास ब्लू कलर का होता है, उसमें आप चारकोल डाल करके मिक्स करोगे, कलर इंप्योरिटी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एडसॉर्प्शन की दूसरी कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है। अगर आप उसको सॉलिड पार्टिकल के थ्रू पास करोगे तो हमारे पास चारकोल होगा, वो एनिमल चारकोल अगेन कलर इंप्योरिटी को रिमूव कर देगा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। अब देखो दो टर्म हमें समझनी होगी, एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है और एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। ये दोनों ही टोटली डिफरेंट फिनोमिना है। पहले समझ लेते हैं हमारे पास एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस के ऊपर पार्टिकल चिपकेंगे, पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे, कहाँ पे होंगे, सिर्फ सरफेस के ऊपर। इसको सॉलिड स्लेश लिक्विड से दिखा देंगे। जबकि एडसॉर्प्शन में पार्टिकल अंदर चले जाएंगे और पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर पार्टिकल अंदर जा रहे हैं तो एब्सॉर्प्शन, बाहर रह रहे हैं तो एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्सॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे सॉल्यूशन में वो एस्टैब्लिश होगा। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब समझना, अब हमें समझना होगा एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन कैसे प्रोसीड होगा। मान लो कि आप चॉक स्टिक को ब्लू कलर के कंपाउंड में डालते हो तो वहाँ पे एडसॉर्प्शन होगा। ये मिथिलीन ब्लू जैसा कंपाउंड है, देखो सरफेस पे है, पूरा अंदर नहीं गया है। बट आप वाटर की बात करोगे तो वाटर का एब्सॉर्प्शन हुआ है,
क्योंकि वाटर देखो अंदर तक गया हुआ है। ये आपको डायरेक्ट पोर्शन दिख रहा है वो किसका होगा, वाटर का। वाटर का हो चुका है एब्सॉर्प्शन, और जो मिथिलीन ब्लू था उसका हो जाएगा एडसॉर्प्शन। तो चॉपस्टिक के अंदर हमको ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिल सकती है। कलरलेस कंपोनेंट हमारे पास होगा वो एब्सॉर्प्शन हुआ है, और जो ब्लू कलर वाला है मेरे पास उसका एडसॉर्प्शन हुआ है। सॉल्वेंट है वो अंदर तक जाएगा। अब समझो, हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ एडसॉर्प्शन कैसे होगा। सिलिका जेल का पार्टिकल होगा, उसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अपर लेयर में, तो ये क्या हो गया, एडसॉर्प्शन। अगर आपको एब्सॉर्प्शन समझना है तो क्या होगा, एडसॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर, एब्सॉर्प्शन में अगर कोई दूसरा गैस ले लिया हमने कैल्शियम क्लोराइड जैसा, कैल्शियम क्लोराइड में हमने पानी रख दिया, तो पानी है वो कैल्शियम क्लोराइड के पूरे ही कंटेनर में चला जाएगा। पानी है वो पूरा अंदर तक जाएगा, और उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ एब्सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एडसॉर्प्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि हमारे पास कोई सॉलिड पार्टिकल था, उसके ऊपर पहले गैस आ गया, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन या कुछ भी आप समझ सकते हो, तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एडसॉर्प्शन। ये हमारे पास जो सरफेस होंगे उसके बाद वो अंदर तक भी जा सकता है, उसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। तो जनरली क्या होता है, दोनों चीज़ें साथ में होती है। एडसॉर्प्शन होगा पहले, उसके बाद होगा एब्सॉर्प्शन, कलेक्टिवली बोलेंगे सॉर्प्शन। समझना, सॉर्प्शन का मतलब क्या है, दोनों होगा, एडसॉर्प्शन भी होगा और एब्सॉर्प्शन भी होगा। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन साथ में हो तब उसको बोला जाता है सॉर्प्शन। अब देखते हैं यूज़ क्या होगा सॉर्प्शन का। सॉर्प्शन हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना में काम में आता है, जैसे कि आपको क्लीनिंग पर्पस है उसमें सॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट देखो, थर्मोडाइनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर में, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। समझना, हमें थर्मोडाइनेमिक एस्पेक्ट में डेल्टा जी, एच, टी, एस वो सब देखना होगा। देखो, जब एडसॉर्प्शन होता है हमारे पास, तब पार्टिकल आकर के चिपकेंगे, मतलब कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो डेल्टा एच है वो रिलीज़ होगा। केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच इज अ नेगेटिव। एक बात क्लियर। दूसरा क्या होगा समझो, एनर्जी तो रिलीज हो गई, डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है, उसके बाद आएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, पहले गैस था तो एंट्रोपी ज़्यादा थी, अब सॉलिड में चिपक गया तो एंट्रोपी कम हो गई। अब देखो, ये दोनों ही वैल्यू जब नेगेटिव होती है तब डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास डेल्टा जी है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी को देखो तो डेल्टा जी इज गिवन बाय डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू पता है नेगेटिव था, डेल्टा एच भी पता है वो नेगेटिव है, और जो डेल्टा एस था वो भी हमारे पास नेगेटिव था। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली माइनस टी डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एस माइनस और आगे साइन भी माइनस है। तो हमें अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो क्या करना होगा, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी टी डेल्टा एस के कंपेरिजन में, क्योंकि टी डेल्टा एस तो क्या है पॉजिटिव है, और ऐसा होता भी है, डेल्टा एच ज़्यादा होता है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, बट उसमें आपको सारे पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कितना पोर्शन डिलीट हो चुका है। जस्ट अ मिनट। चलो देखो बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, सरफेस केमिस्ट्री, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। उसमें देखो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा ही हम करेंगे, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है। हालांकि आज हमने वही डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे कहाँ पे एडसॉर्प्शन हो रहा है वो, उसका एप्लीकेशन पोर्शन क्या है वो सब देखा। फिर हमने समझा एडसॉर्प्शन क्या है, उसकी डेफिनेशंस देख ली थी, एडजॉर्बट को से कहते हैं, एडजॉर्बेंट किससे कहते हैं वो सब हमने देखा। एडसॉर्प्शन या एक्शन भी देखा, कहाँ पे वो यूज़ होगा वो समझे। उसके बाद हमने एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का रिलेशन समझा। फिर हमने देखा था मैकेनिज्म कैसे होगी एडसॉर्प्शन की। अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ये 5.1.3 ऑनवर्ड्स हमें पढ़ना है। दो टाइप जो हमारे पास होंगे फिजिकल एंड केमिकल, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं और आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं आपको मतलब अच्छे से बताऊँ तो मेरे पास जो टॉपिक नंबर 5.2 है कैटालिसिस करके, वो निकल चुका है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो वैसे जितने जितने टॉपिक डिलीट होने वाले हैं मैं आपको पहले से बताता रहूँगा। आप सबको भी वैसे पता होगा कि 30% आपका सिलेबस है वो डिडक्ट हुआ है, उसमें सबसे पहला टॉपिक डिलीट कौन सा हुआ है 5.2। फाइन बच्चों,
तो आज इतना रखते हैं, आप जितना करवाया हुआ उतना कर ले। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। और अब हमारे पास रेगुलर लेक्चर भी आएंगे, क्योंकि अब पिक्चर बहुत क्लियर है, एग्ज़ाम भी जून में होने वाली है और आपका सिलेबस भी डिफाइन हो चुका है। तो अभी हम पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। जितना हुआ है उतना रीड कर लेना, वही आपका होमवर्क है।